नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में जनजातीय शासन व्यवस्था का मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित प्रश्न हल कराया जा रहा है। दोस्तों, जनजातीय शासन व्यवस्था अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे कुल 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, झारखंड सरकार का रवैया तो आप देख ही रहे हैं। कब किसको बिना परीक्षा दिए हुए रिटायर कर दे ये पता नहीं है। अतः आपके पास जो भी मौका है उसे पूरी तरह से भुनाने का प्रयास करें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मुंडा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मुंडा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो देखिए, मुंडा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति। मुंडा का शाब्दिक अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति, और इसका मुंडा शब्द का एक विशिष्ट अर्थ होता है विशिष्ट राजनीतिक प्रमुख। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मुंडाओं के गांव को क्या कहा जाता है? मुंडाओं के गांव को क्या कहा जाता है? तो देखिए, मुंडाओं के गांव को क्या कहा जाता है? हातू कहा जाता है। मुंडाओं के गांव को हातू कहते हैं, और जिसका प्रधान गांव के प्रधान मुखिया या मुखिया मुंडा कहलाता है। इस कारण से इसे हातू मुंडा भी कहा जाता है। क्या? तो इस कारण से मुंडा को यहाँ हातू मुंडा भी कहा जाता है। हातू मुंडा मुखिया को हातू मुंडा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मुंडाओं के गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता है? मुंडाओं के गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो देखिए, मुंडाओं के गांव के प्रमुख इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे। मुंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुंडाओं के गांव के प्रमुख, राजनीतिक प्रमुख को मुंडा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। और इस मुंडाओं के कई गांवों को मिलाकर एक पट्टी बनाया जाता था, जिसके प्रमुख को क्या कहा जाता था? मुंडाओं के कई गांवों को मिलाकर एक पट्टी बनाया जाता था, जिसके प्रमुख को क्या कहा जाता था? अर्थात एक से अधिक गांव मिलकर, 2-4 से गांव मिलकर एक पट्टी बनाते थे। उसे क्या कहा जाता था? तो देखिए, उसको मानकी, उसके प्रमुख को मानकी कहा जाता था। पट्टी के प्रमुख को मानकी कहा जाता था। और यह पद जो है, मानकी जो पद है, वंशानुगत होता था। यह पद वंशानुगत होता है, वंशानुगत। और मुंडा वाला जो मुंडा होते हैं, गांव के जो मुखिया होते हैं, वो भी पद वंशानुगत होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मुंडाओं के कई पट्टियों को मिलाकर पढ़ा बनता था, जिसका प्रमुख क्या कहलाता था? तो देखिए, इसके प्रमुख क्या कहलाते थे? तो देखिए, पढ़ा राजा, इसके प्रमुख को पढ़ा राजा कहा जाता था। पढ़ा पंचायत के प्रमुख को पढ़ा राजा कहा जाता था। पढ़ा राजा का मनोनयन चुनाव के द्वारा होता था। किसके द्वारा? पढ़ा राजा का मनोनयन चुनाव के द्वारा होता था। यह पद वंशानुगत नहीं था। यह पद वंशानुगत नहीं था। वंशानुगत नहीं था। यह पद वंशानुगत नहीं, और इसका चुनाव के द्वारा मनोनयन होता था। यही कारण है कि मुंडा मानकी पढ़ा राजा की प्रशासनिक व्यवस्था गणतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करती है। यही कारण है कि मुंडा मानकी पढ़ा राजा की प्रशासनिक व्यवस्था गणतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। पढ़ा पंचायत में कितने कार्यपालक अधिकारी होते थे? पढ़ा पंचायत में पढ़ा राजा के अलावे कितने कार्यपालक अधिकारी होते थे? तो पढ़ा पंचायत में कुल 5
कार्यपालक अधिकारी होते थे। और ये कौन कौन थे? तो देखिए ये 5 थे। ठाकुर, ठाकुर, दीवान, दीवान, पांडे, पांडे, कर्ता, कर्ता और लाल, और लाल, ये 5 पदाधिकारी होते थे। और ये सभी वंश, लेकिन जहाँ पढ़ा राजा का पद वंशानुगत नहीं था, लेकिन ये पद यहाँ, ये पद क्या था? तो ये पद वंशानुगत था। ये पद जो था वंशानुगत था, वंशानुगत था ये पद। और इसका कार्य था पढ़ा राजा को सलाह देना और उसके पढ़ा राजा के सभी आदेशों को लागू करना या पालन करना। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मुंडाओं के पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? मुंडाओं के पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? तो देखिए मुंडाओं के पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? तो अखड़ा कहा जाता है। क्या? तो मुंडाओं के पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है। अखड़ा की अवस्थिति गांव के बीच के खाली स्थान में अखड़ा की अवस्थिति होती थी। यह राजनीतिक भूमिका के साथ साथ यह सांस्कृतिक भूमिका, अखड़ा सांस्कृतिक भूमिका भी निभाता था। और इस अखड़ा में ही युवक युवतियां समूह में नृत्य ज्ञान रात में प्रस्तुत करती थी। और ये इसका मुख्य भूमिका राजनीतिक का था। अब इसमें देखते हैं ये सरना, सरना क्या था? तो ये पूजा स्थल, मुंडाओं के पूजा स्थल को क्या कहते थे? सरना कहते थे। शसान क्या है? तो शसान समाधि स्थल है। मुंडाओं के समाधि स्थल को शसान और कहीं मसना भी कहा जाता है। क्या? शसान और मसना। अब एक और है इसमें शसान दीरी। शसान दीरी ये एक प्रकार का मृतक को समारोह है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि शसान में मृतकों की पुण्य स्मृति में पत्थर के शिलालेख रखे जाते हैं, जिसे शसान दीरी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मुंडा जनजाति में खूट का क्या तात्पर्य है? मुंडा जनजाति में खूट का तात्पर्य क्या होता है? मुंडा जनजाति में खूट का तात्पर्य क्या होता है? तो देखिए इसका आंसर। मुंडा जनजाति में खूट का तात्पर्य होता है परिवार। क्या होता है? तो मुंडा जनजाति में खूट का तात्पर्य परिवार होता है। और मुंडाओं में वंश कुल की परंपरा काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसे खूट कहा जाता है। ये परिवार को यहाँ खूट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मुंडा शासन व्यवस्था में धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? मुंडा शासन व्यवस्था में धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो देखिए मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडाओं या मुंडाओं के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो पाहन कहते हैं। हर गांव में, मुंडाओं के हर गांव में एक राजनीतिक प्रमुख अर्थात मुखिया, जिसे मुंडा या हाथू मुंडा भी कहा जाता था, और एक धार्मिक प्रमुख होता था जिसको पाहन कहते हैं। और इसका मुख्य कार्य धार्मिक कार्य करवाना होता है। इसमें इसके अन्य ऑप्शन पर बात करते हैं। इसमें इसके अन्य ऑप्शन पर देखते हैं तो पनभरा जो होता था, पनभरा या पुजार, ये पाहन का सहायक होता था। पाहन का सहायक होता था, पाहन का सहायक होता था। और ये सिंह बोंगा मुंडाओं के सर्वोच्च देवता है। मुंडाओं के सर्वोच्च देवता को क्या कहा जाता है? तो सिंह बोंगा कहा जाता है। सर्वोच्च देवता को सिंह बोंगा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को क्या कहा जाता है? मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका आंसर। मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को खुटकट्टी भूमि कहा जाता है। क्या? तो खुटकट्टी भूमि इसको कहा जाता है। मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को खुटकट्टी भूमि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। खुटकट्टी भूमि को निर्मित करने वाला क्या कहलाता है? जो व्यक्ति पहली बार भूमि निर्मित खेती योग्य बनाता है, उस भूमि को खुटकट्टी
और बनाने वाले को इसमें क्या कहा जाता है, अर्थात खुटकुटी भूमि को निर्मित करने वालों को क्या कहा जाता है। तो देखिए, खुटकुटी भूमि को निर्मित करने वाले के खूटकट्टीदार कहा जाता है। क्या? खूटकट्टीदार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मानकी किस जनजाति समुदाय की प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है? मानकी किस जनजाति समुदाय की प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है? तो देखिए इसका आंसर, ये मुंडा जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में जहाँ जो पट्टी का प्रमुख होता था उसे मानकी कहा जाता था, तो ये मुंडा जनजाति से संबंधित मानकी जनजाति समुदाय जो है मानकी प्रशासनिक व्यवस्था मुंडा जनजाति समुदाय से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। आज का लास्ट क्वेश्चन, मुंडाओं की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका किसे माना जाता है? मुंडाओं की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका किसे माना जाता है? तो देखिए इसका आंसर, ये पढ़ा पंचायत को माना जाता है। इसका सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका किसे माना जाता है? तो पढ़ा पंचायत को माना जाता है। इसमें देखते हैं गांव स्तर पर मुंडा, जिसे हाथू मुंडा भी कहा जाता है। गांव से आगे बढ़ते हैं तो पट्टी स्तर पर उसका प्रमुख मानकी होता है। मानकी और मुंडा या हाथू मुंडा का पद वंशानुगत है, जबकि कई पट्टियों को मिलाकर जो पढ़ा पंचायत बनता है उसके प्रमुख को पढ़ा राजा कहा जाता है। और पढ़ा राजा का पद जो है ये वंशानुगत नहीं होता है, इसका चुनाव के द्वारा मनोनयन होता है। और ये तो अतः इसका सबसे ऊपर में पढ़ा पंचायत है, तो ये सर्वोच्च कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका पढ़ा पंचायत को माना जाता है, माना जाता है। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा और आपको पसंद आ रहा है। और इससे एक अलग वीडियो मुंडा जनजाति पर समग्र रूप से पहले दिया गया है और उसे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और एक खास बात दोस्तों, अब आपके पास समय बहुत कम है, परीक्षा का डेट 2 मई संभावित माना गया है। अतः अधिक से अधिक मेहनत करें और अधिक से अधिक मेहनत करेंगे तो आप सफल जरूर होंगे। इसी के साथ जय हिंद, जोहार झारखंड।